ठीक है, तो पहले तो आ जाते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में, एंड वी हैड हाफ लाइफ पे डिस्कशन, ठीक है, बट देयर सीम्स टू बी अ बिट ऑफ कंफ्यूजन ओवर देयर, तो हाफ लाइफ को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, और चीज समझा देता हूँ उसमें, एंड सो दैट आप लोग भी क्लियर हो एंड इट्स इजियर विद एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हाफ लाइफ कहां पे निकलती है या हाफ लाइफ आप कहां पे देखते हो? इट्स डन इन ए कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम ग्राफ में ही आप हाफ लाइफ दे सकते हो, आप रेट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ में या रेट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ में ये नहीं देख सकते। ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट इट इन दी कॉन्सेंट्रेशन टाइम वाला ग्राफ ही। ठीक है, तो कोई है, this is the product and there was a large excess of sodium hydroxide and they've shown you this is the concentration time graph. ठीक है, calculate the half life for this reaction, show all your working and show clearly any construction lines on the ग्राफ। ठीक है, तो अब आप हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? ठीक है, एक तो चीज हमें इधर प्रॉब्लम कर रही है, हाउ वी गोइंग टू वर्क आउट दी हाफ लाइफ, तो वो देख लेते हैं हाफ लाइफ कैसे निकाली जाती है। एंड आई वुड ऑलवेज आल्सो एडवाइज कि वर्क आउट हाफ लाइव्स at least 2 and better to work it at out 3 points। ठीक है, so work it out at least at 2 points at least। ठीक है, so what you going to do, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, you're going to pick up a value, I am picking up this 0.4 और आप इस पे देख लोगे इस पे टाइम क्या आ रहा है। ठीक है, that time is coming out to be, this software is snapping but I believe that time is, this is 28 seconds। ठीक है, अच्छा जी, और फिर इसको हाफ कब हुआ वो देख लेंगे, वो टाइम क्या आ रहा है, you just look at that time। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर थोड़ी सी स्नैप कर रही है, so I'm just going to draw with a pencil। ठीक है, it's this reading over here, ठीक है, this one, and that is intersecting over here and I believe that is a 76 seconds। ठीक है, तो हाफ लाइफ मेरी कैसे आ गई, हाफ लाइफ आ गई, you can work out the half life over here, that is जो हमारा हाफ लाइफ है that is just 76 minus 28। yes वाला, you can take that as well, आप 0.58 भी ले सकते हो, लेकिन why am I taking these ones, because 0.4 को हाफ करना 0.2 में बहुत आसान है, बड़ी जल्दी से आराम से कर लोगे। 0.58 का कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा, उसका आंसर आएगा 0.27 आएगा, फिर इस ग्राफ में 0.27 देखना मुश्किल हो जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज ओनली इन 0.2222 करके डिविजन्स में, राइट, सो इट वुड बिकम हार्ड, सो पिक अप वैल्यूज दैट आर जनरली मोर इजियर टू हाफ, तो 0.40 हाफ करोगे एग्जैक्टली 0.20, इट्स इजियर टू डू दैट। ठीक है, तो मैंने इसलिए वाली वैल्यू ली, एंड देन यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट द टाइम्स बिटवीन देम टू, 76 minus 28 कर लोगे, तो दैट इज गोइंग टू गिव योर आंसर एज 47 seconds इज योर हाफ लाइफ। ठीक है, 48 आ रहा है, 47 आ रहा है, हाँ ठीक है 48 आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया गलती कर, 48 आ रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला एक पॉइंट पे नहीं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे करो, क्यों, बिकॉज हमने 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े हैं जब हमने कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम पढ़ा है। हमने पढ़ा एक तो वो ग्राफ जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, तो वो तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ था। एक हमने ग्राफ पढ़ा जिसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट रह रही है, तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर वाला ग्राफ है। और एक हमने ग्राफ पढ़ा था जिसमें हाफ लाइफ डबल होती है, राइट, सो हो सकता है वो डबल वाला केस सिनेरियो। सो जस्ट मेक श्योर यू कैलकुलेट हाफ लाइफ एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, एट लीस्ट 2 पॉइंट्स आप निकालो। सो मैं जो हूं वो नेक्स्ट के ले रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक 0.20 एंड देन इसका हाफ 0.10। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप दिस वैल्यू 0.10 पे क्या आ रहा है। ठीक है, if the software did not snap that would be pretty much easy for me, लेकिन ये snap कर रही है थोड़ी सी। so 0.10 पे टाइम जो है वो approximately I believe ये आ रहा है, which is around 128। ठीक है, और 128 और 76 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो आंसर क्या आ रहा है, आना वही चाहिए होपफुली 52। so maybe I have picked up the value wrong over here, रुको, it is तकरीबन इतना ही आ रहा है, हाँ 128 ही आ रहा है। ठीक है, 52 आ रही है हमारे पास। ठीक है, सो यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ तकरीबन 52 which is okay, which is an okay, इतनी करीब करीब आ रही है वैल्यूज। सो यू कुड गिव योर आंसर, आपने 48 लिखना आप 48 लिख दें, आपने 52 लिखना आपने 52 लिख दें, आपने दोनों का एवरेज करके लिखना है, दैट्स आल्सो परफेक्टली ओके। दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोबब्ली स्नैपिंग, ऐसा होगा नहीं कि हाफ लाइव्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट ग्राफ पे सेम आना चाहिए, बिकॉज ये मेरे पास थोड़ी सी स्नैप कर रही है सॉफ्टवेयर, मैंने स्क्रीनशॉट उठाया हुआ ऑब्वियसली किसी का। तो बेसिकली हाफ लाइफ कैलकुलेट करने तो बस ये तरीका है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। 0.4 का हाफ कर दो, वो टाइम निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.2 का हाफ कर लो, वो टाइम निकाल लो। अब आपको और कोई पॉइंट इस्तेमाल करना है, आपको 0.6 0.3 इस्तेमाल करना आप कर सकते हो, आपको 0.5 0.25 इस्तेमाल करना आप कर सकते हो, कोई भी वैल्यू और इसका हाफ।
बट ट्राई टू पिक अप वैल्यूज दैट आर जनरली मोर इजी टू लुक इन द ग्राफ, ठीक है, ताकि उसकी लाइनें ऑलरेडी ग्राफ में हो, आपको और इंटरपोलेशन करके और लाइनें बना के अपना कोई काम ना करना पड़े, ठीक है। सबको ये बात क्लियर है? कोई मसला इन वर्किंग आउट द हाफ लाइव्स? एनी इश्यूज विद द हाफ लाइव्स? नो प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। तो हाफ लाइव्स के रिगार्डिंग मैंने ये समझाना था, हाउ आर यू गोइंग टू वर्क आउट द हाफ लाइव्स। रूम ऐसा क्लियर हो गया हाफ लाइव्स कैसे निकलनी है? यस अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूज द ग्राफ इन बी टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 सेकेंड्स। ये कैसे करना है आप? अब हमें 80 सेकेंड्स पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ से रेट कैसे निकलता है? You draw a tangent, ठीक है जी। So draw a tangent at 80 seconds, you're going to try your best to draw a tangent, ठीक है जी। So जो tangent आ रही है, once again थोड़ा सा मेरे लिए hard होगा because I don't have a scale over here, but I believe the tangent is something like this, ठीक है। And try to extend it over the whole graph. 80 seconds किधर है? इधर है ना? हाँ सही है। So somewhere over here, it's coming out over here. अब आप क्या कर लोगे? ये वाली वैल्यू पढ़ लो, whatever this value is. Let's read this off. This is 0,0.40, and let's read off this value over here. This is जो आ रही है, I believe this is 144, 148, 152. That is 152,0. और आप इसके ऊपर क्या कर लोगे? अब y2 minus y1 upon x2 minus x1 कर लोगे, ठीक है, which is going to be y2. Let's take this as x1 y1. Let's take that as x2 y2. ठीक है, so 0 minus 0.40. Just do that. 0 minus 0.40 divided by x2 minus x1. That is 152 minus 0. So 152 minus 0. क्या आ रहा है आंसर? 2.63 into 10 to the power minus 3. ठीक हो गया। अच्छा, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। रेट आप लिखोगे तो आप रेट को पॉजिटिव में ही लिखना, 2.63 इंटू 10 पावर माइनस 3, एंड दिस इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है जी। सो आपको अभी बोला हुआ था 80 सेकेंड्स में निकाल दो। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं आपको बोलूं मुझे इनिशियल रेट निकाल के दे दे, व्हाट इज द इनिशियल रेट, तो फिर आपकी वर्किंग क्या होगी? व्हाट्स गोइंग टू बी योर वर्किंग फॉर वर्किंग आउट द इनिशियल रेट? यस, इफ यू वांट टू वर्क आउट द इनिशियल रेट, तो कुछ भी नहीं होगा, आप फिर इनिशियल पॉइंट लेंगे जहां पे टाइम t इक्वल्स टू 0 होगी। जहां पे आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 था वो इनिशियल है, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे एंड देन यू विल वर्क आउट द जो भी आ रहा है वो, ठीक है। आई बिलीव द टेंजेंट इज वर्किंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। वंस अगेन सॉफ्टवेयर स्नैप कर रही है, ठीक है, तो बस समझ लो कि इफ यू वर टू फाइंड आउट द इनिशियल रेट, देन इनिशियल टाइम पे यानी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आप क्या करोगे? आप टेंजेंट बनाओगे, ठीक है। ये बात भी क्लियर है? ओके, अब आ जाओ इधर इस चीज पे। एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लो। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज डबल्ड? तो अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूं तो हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टेज सेम, बिकॉज हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ में कोई कॉन्सेंट्रेशन या उसकी कोई चीज नहीं है। हाफ लाइफ अगर ये ऑर्डर अगर इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, हमने देखा हाफ लाइफ कंसिस्टेंट आ रही है, आपने 2 निकाली, हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, सो सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर तो हाफ लाइफ इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अब आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जो भी कर दो, हाफ लाइफ क्या रहेगी? वही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? अच्छा, ये हमने देख लिया। लेट्स ऑल्सो कम ऑन टू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वॉन्ट टू गो ओवर दिस एज वेल ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, आई डोंट वांट टू डू एवरीथिंग ओवर हियर। मैं सिर्फ कुछ चीजें करवाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, सो दैट वर्कशीट करते हुए नहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई फील लाइक मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ क्लास में कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी फर्दर वर्कशीट में जिसको प्रॉब्लम होती है तो आई ऑलवेज एक्सप्लेन दैट एज वेल। तो जो भी प्रॉब्लम्स आए वर्कशीट में, टू लेट मी नो, मैं उसको चेक भी करके वापस देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, दिस इज आयोडीन मोनोक्लोराइड इज अ येलो ब्राउन गैस, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ये इस तरीके से रिएक्ट करती है, और फर्दर उन्होंने ये दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन बोला हुआ है, बोला उन्होंने कि ऑर्डर निकाल दो क्या है क्या नहीं। तो पता चला फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ICl, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप प्रूव करोगे, दिस इज पार्ट ऑफ योर वर्कशीट। कंप्लीट द रेट इक्वेशन, ये भी आप कर लोगे।
एंड देन फलाना ढिमका आपने जो मैकेनिज्म एंड ऑल ऑफ दैट वो भी आप इधर बताओगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड टू दिस पार्ट ये हमें डिस्कस करना है। अब देखो एक तरीका क्या है ऑर्डर डिटरमिन करने का, ये है बाय मैथमेटिकल तरीका, ये मैथमेटिकल तरीका है, ठीक है। टैब्यूलर मेथड है, मैथमेटिक्स के थ्रू करो भाई ऑर्डर निकालो, एक तो तरीका ही है। अब आ जाते हैं और कुछ तरीके जिसके थ्रू ऑर्डर निकाला जा सकता है या ये कंफर्म किया जा सकता है कि कोई चीज फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। सो दे आर आस्किंग यू टू डिस्क्राइब टू वेज ऑफ यूजिंग दीज रिजल्ट्स टू शो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमें उस मेथड के अलावा दो और तरीके बताने हैं which are relying on which thing, which are relying on the fact that you are measuring the concentration of H2 gas and its variation with time. So we are doing this, ठीक है। So क्या हो रहा है, you are measuring the concentration with respect to time, आप मेजर कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यूज हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज कर रही है, टाइम क्या क्या था उस वक्त, ये कैसे चेंज करी, ये उन्होंने आपको बता दिया, आपके पास है। वो बोल रहे हैं इसको इस्तेमाल करते हुए अब दो ऐसे तरीके बताओ जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो स्टार्ट गेसिंग, स्टार्ट थिंकिंग, कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। एक तरीका टैबुलर वाला हो चुका, अब आपको और दो तरीके बताने, ग्राफ, और ग्राफ में क्या करेंगे हम, और ग्राफ किस चीज का, ठीक है। सो वन ऑफ द वेज इज, एंड दिस शुड बी इजी टू यू, दिस शुड बी प्रीटी इजी टू यू, वन ऑफ द वेज इज टू प्लॉट कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, ठीक है। और ये आपने प्लॉट कर दिया एंड प्रूव क्या चीज, हाफ लाइफ कांस्टेंट, ठीक है। क्या मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं इस फर्स्ट वाले मेथड को, इसमें और एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए है, या ये चीज सबको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम, अगर ये चीज क्लियर है तो दैट्स वेरी गुड। क्लियर है? जिस चीज को क्लियर नहीं है मुझे बता दे, अगर जरूरत है टू एक्सप्लेन दिस तो आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एनी इश्यूज किसी को भी, सबको क्लियर है कैसे करेंगे? आपने कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ बनाया और जैसे मैंने अभी सिखाया हाफ लाइफ कैसे निकालनी है, तो आपने वैसे ही निकालनी है हाफ लाइफ और प्रूव कर देना है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स पे निकालना हाफ लाइफ, और फिर जो है वो बता देना कि सेम आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट तरीका, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड तरीके पे, एंड सेकंड तरीका थोड़ा सा मुश्किल है एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस आल्सो एज वेल, ठीक है। तो ये भी समझ लो, तो दिस विल रिमूव सम बर्डन ऑफ माय शोल्डर्स की अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, बाय रिकॉलिंग द फैक्ट दैट, अगर आप ये चीज रिकॉल कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर वाला ग्राफ का रेट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ कैसा होता था, डू यू रिमेंबर? अगर फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ। If rate is first order with respect to A, so how is the graph going to be? It's going to be a straight line passing through the origin, right? And क्यों? Because rate is directly proportional to A. ऐसा ही था ना, यहां तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm now telling you the second वाला method that you can do to prove that it is first order, and this is a bit hard, ठीक है। मैं अगर ये कर दूं, किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम, मैं प्रोपोर्शन का साइन हटा रहा हूं और मैं कांस्टेंट के लेके आ रहा हूं, मैं रेट इक्वेशन का कांस्टेंट लेके आ रहा हूं, ठीक है। होपफुली नो वन हैज प्रॉब्लम्स ओवर हियर। एंड देन इफ आई डू दिस, दैट द रेट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन विल इक्वल्स टू के, सो दिस इज आल्सो मैथमेटिकली करेक्ट, किसी को यहां पे भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस टू माय एडवांटेज। अगर मुझे रेट पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है उसी टाइम पे, तो अगर मैं उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट के बराबर आएगी। और अगर मुझे रेट पता है एट सम अदर टाइम एंड आई नो द कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, मैं उन दोनों को भी डिवाइड कर दूंगा, क्या वैल्यू आएगी, कांस्टेंट के, क्योंकि के क्या है, के कांस्टेंट है। तो चाहे आप रेट किसी टाइम पे ले और आप कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम पे ले, या फिर आप रेट किसी और टाइम पे ले और कॉन्सेंट्रेशन किसी और टाइम पे ले, आप दोनों को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, उसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। So basically, I can derive one other more proof
that ये the rate divided by the concentration at any time will give me the rate divided by the concentration at any other time as well. तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि दिस रिलेशनशिप फॉलोज, ये चीज, ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी परफेक्ट, सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी दूसरी साइड पे, देन यू हैव प्रूव्ड कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये प्रूफ कहां से आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर से आ रहा है। अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो ये तो जीरो होता, खत्म हो जाता, अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो स्क्वायर होता, राइट। सो वी आर प्रूविंग फर्स्ट ऑर्डर इस तरीके से, कुछ भी नहीं है, इस कांस्टेंट के मैंने इक्वल कर दिया। अब इसमें वर्किंग कैसे होंगी, आपने जो है वो कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाया हुआ था ऑलरेडी, राइट, यू हैड ऑलरेडी मेड दिस कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, ठीक है रोमेसा, सो यू ये वो उस आपने जो दोबारा से क्वेश्चन था उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ आपने बनाया हुआ है, ठीक है, एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस। एक तो तरीका था आपने हाफ लाइव्स निकाल दी, दूसरा तरीका क्या है, आप रेट्स निकाल लो दो पॉइंट्स पे, you work out what the rate is at this point and you work out what the rate is at this point. I am calling this point t1 ये वाला time and I am calling this point t2. So this is the gradient of this graph will give me rate at time t1 and the gradient of this graph will give me the rate at time t2, ठीक है। और concentration की values आप exactly यहां से पढ़ सकते हो, what is the concentration की value at this time. So this is concentration at time t1 and you can read off the value over here as well, that is the concentration of A at time t2, ठीक है। and बस अब आप उठा के इसमें डाल दोगे, once you put it in over here and everything cancels out, सब कुछ equal to आ जाए, दोनों साइड पे चीज सेम आ जाए, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, आपने प्रूव कर दिया क्या चीज है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सही है, समझ में आया दूसरा वाला तरीका। This is the other method which relies on a completely different other proof. So एक तरीका बेहद आसान, प्लॉट कर दो ग्राफ और हाफ लाइफ निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है, रेट निकालो और कॉन्सेंट्रेशंस निकाल लो किसी भी दो टाइम्स पे, ठीक है, देन डू दिस प्रूफ एंड पुट इट इन ओवर हियर। सही है जी। अच्छा जी, और इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, लेट मी जस्ट शो यू दिस एज वेल। Plot a graph of H2 gas on y-axis against time on x-axis. Determine up to 3 half-lives, the time between any three values becoming half their value. If half-life same, then first order. ठीक है। Second way, using the same graph, draw tangents at 2 points on the graph. Work out the gradients of the tangents. These are the rates. If जो मैंने equation उस पेज पे सिखाई equal to this is satisfied, the order is first with respect to this. ठीक है। So this is how I wrote it over here. सही हो गया। ओके, नाउ वन मोर थिंग, मुझसे एक मिस्टेक हुई है पढ़ाते हुए, माय बैड, ठीक है। इट वाज नॉट इन माय नॉलेज कि ये मेथड हमेशा नहीं चलता, ठीक है। आई जस्ट वाज वर्किंग योर वर्कशीट और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाला मेथड हमेशा नहीं चलेगा। देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू चेंज एंड लेट्स सी वो चीज क्या चेंज करनी है आपने। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ठीक है, एंड इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आप पावर ए और पावर बी निकाल दो, ठीक है। दिस इज द रेट इक्वेशन, दे आर आस्किंग यू फॉर द पावर ए एंड पावर बी, ठीक है। अच्छा, इफ आई वांट टू वर्क आउट द पावर ए, अगर मैं पावर ए निकाल, मैंने पहले क्या निकाला है, चलो पहले हम पावर बी निकालते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आउट दिस पावर बी। तो पावर बी के लिए मैंने क्या किया, मुझे इसमें कांस्टेंट ढूंढना है, तो आई चूज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट बिकॉज इसमें कांस्टेंट है। और फिर मैंने देखा कि Br2 की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है, दैट इंक्रीज्ड बाय 0.04 ओवर 0.02, तो दैट वाज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड देन जो रेट था आपका, वो रेट इंक्रीज हुआ है बाय 6.8 into 10 power minus 3 डिवाइड बाय 3.4 into 10 power minus 3 एंड दैट आल्सो वाज 2। सो हम नॉर्मली क्या करा करते थे, हम ये करते थे कि ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, वो 2 डिवाइड बाय 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। हमारी वर्किंग ये वो करती थी, ये मेथड यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। आई जस्ट रियलाइज दिस, ये मेथड यूनिवर्सल नहीं है। इंस्टेड हम इसकी जगह क्या करा करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल डू दिस, रेट 2 इक्वल्स टू ये जो 2 है, इस 2 को पावर रेस कर दोगे x पे, ठीक है, एंड देन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू क्या आएगी फिर, इफ 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस इक्वेशन में, इट शुड कम आउट टू बी a1। सो दिस इज द प्रूफ दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। डोंट डिवाइड बोथ ऑफ देम, इंस्टेड डू दिस, रेट वाली चीज को वैसे के वैसे ही लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज को पावर पे रेज कर दोगे, ठीक है, और फिर वो पावर जज करोगे वो पावर क्या है, ठीक है। I'll show you why this is not working. NO gas
अगर हम NO गैस का देखेंगे, सो द एक्सपेरिमेंट 2 and 3 और NO गैस का निकाल लेते हैं. So NO and that is working out to be 0.09 over 0.03 and that is 3. ठीक है. And if you work out the rate, तो rate के लिए it is 6.1 into 10 power minus 2 divided by 6.8 into 10 power minus 3. So that is working out to be a 9. ठीक है. अब अगर इसमें आप ये करते हो कि ऑर्डर जो है वो 9 डिवाइड बाई 3 है, तो वो आंसर रॉन्ग आ रहा है. सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ठीक है. ये वाला मेथड आप स्क्रैप कर देना है. आपने दोनों को डिवाइड नहीं करना. इंस्टेड यू हैव टू डू दिस. जो रेट है आप उसको एज इट इज लिखोगे और जो कॉन्सेंट्रेशन वाली जो भी फैक्टर आ रहा है आप उसको पावर पे रेज कर दोगे. एंड फ्रॉम ओवर हियर वी कैन सी दैट x शुड बी, क्या होना चाहिए, x should be 2. So therefore your order is 2. ठीक है. So from now on follow this method. रेट वाली चीज एग्जैक्ट लिखोगे और कंसंट्रेशन वाली चीज को पावर पे रेज कर दोगे और फिर वो पावर ढूंढने की कोशिश करोगे, which obviously also makes more sense to me now. पहले पता नहीं क्यों जो है, मतलब I did not know about this. मुझे जो है वो आज वर्कशीट बनाते हुए आज पता चला कि अच्छा ये होता है, ऑल्दो मैंने पता नहीं कितना पढ़ लिया है, लेकिन this was a mistake that I made. ठीक है. तो अब से आप करेंगे तो रेट वाली चीज एज इट इज और कंसंट्रेशन वाली चीज पावर पे रेज करके और फिर कर लोगे. ठीक है. नॉर्मली क्वेश्चंस क्योंकि पावर 2 पावर 1 के होते हैं. ठीक है. एंड मैंने आपको हेट्रोजेनस कैटलिस्ट्स का तो बता दिया था कि वो एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट्स के लिए तो यू शुड नो दैट द तरीका इज थ्रू एड्सॉर्प्शन एंड देन डीसॉर्प्शन. ठीक है. यही तरीका है. तो फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस की इसमें एग्जांपल आ सकती है. आपके पास कैटालिटिक कन्वर्टर्स की एग्जांपल आ सकती है उसमें. आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल आ सकती है. ठीक है. सो दीज ऑल आर हेट्रोजेनस कैटलिस्ट. इस स्लाइड को पढ़ना जरूर, और इसमें से मैं कुछ जो है वो आगे करवा रहा हूं. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो देयर इक्वेशंस वेरी वेल. ठीक है. एज फॉर द हेट्रोजेनस दिस इज जस्ट द थिंग दैट यू नीड टू नो. ठीक है. ये पता होना चाहिए कौन से रिएक्टेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, रिएक्ट करने के बाद डिसॉर्ब कर लेंगे, बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. अब आ जाओ होमोजेनस कैटलिस्ट्स पे. ठीक है. उसमें से एक तो मैंने उस दिन डिटेल में करवा दिया, बट आई एम गोइंग टू गो ओवर इट अगेन. यू नीड टू नो दैट इन मोर डिटेल. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस सोडियम थायोसल्फेट वाला रिएक्शन जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैटालिसिस ऑफ SO2 to SO3 by NOx. और आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए. You should know what is going on with this. कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, everything should be known to you. ठीक है. अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूं तो ओवरऑल इक्वेशन क्या होती है. ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइस टू मेमोराइज एज वेल. ठीक है. मेमोराइज करना एक चीज होती है, एक चीज होती है लॉजिक के थ्रू भी याद रखना बहुत आसान रहेगा. ओवरऑल इक्वेशन ये होती है इसकी कि SO2 प्लस हाफ O2 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये SO3 बन जाएगा. This is the same thing that is happening in the contact process as well. बस उसमें कैटलिस्ट क्या है, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड. ठीक है जी. बट इन दिस केस अब ये NOx कर रहे होंगे इसको कैटलाइज. सो इक्वेशन वही है, ओवरऑल इक्वेशन वही है. अब how is this mechanism progressing through NOx की कैटलिसिस. ठीक है. अच्छा, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट्स में एक फर्क है. हेट्रोजेनस कैटलिस्ट ऐसा काम करते हैं, एड्सॉर्प्शन डीसॉर्प्शन करते हैं. होमोजेनस कैटलिस्ट्स reaction में take part, they take part in the reaction, they react with the things, they form intermediates and then they further do the thing and eventually final product बनती है. इसमें this is not exactly reacting with the things. ये सिर्फ एक intermolecular force बना रहा है उनके साथ ताकि वो react कर ले और फिर उनको बाहर निकाल के फेंक देता है. इसमें they will react with the reactants, so they will form intermediates and इसमें mechanism बनेगा पूरा. ठीक है. So when we're discussing the catalysis of SO2 to SO3 by NOx, अब इसको break down करने की कोशिश करते हैं. So let's go over step 1 and step 2. And these two steps are interchangeable. आप पहले वाला पहले लिख दो, दूसरा वाला बाद में लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है. These two are interchangeable. ठीक है. interchangeable. ठीक है. पहला वाला पहले लिख दो, दूसरा वाला बाद में लिख दो, जैसे लिखना है लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. बट आई एम गोइंग टू टीच यू अ लॉजिकल वाला मेथड
कि कैसे इसको आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। पहले तो ये बताओ NOx कौन से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कौन से ऑक्साइड्स होते हैं NOx, व्हाट आर द एग्जैक्ट फॉर्मूलाज ऑफ दीज टू थिंग्स। एक होता है NO और दूसरा होता है NO2, ठीक है। दूसरी बात इनके बारे में याद रखना फ्रॉम AS इज दैट दीज आर फ्री रेडिकल स्पीशीज, ठीक है, दीज आर फ्री रेडिकल स्पीशीज, ठीक है। अच्छा अब देखो लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है। आपको अगर SO2 को SO3 में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन देना पड़ेगा, राइट। NO2 के पास वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो यू आर गोइंग टू रिएक्ट NO2 विद SO2, सो बेसिकली SO2 प्लस NO2 दैट्स अ फ्री रेडिकल, ये इसको SO3 में बना देगा एंड फिर आपके पास रिलीज हो जाएगा NO फ्री रेडिकल, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू जस्ट हैव टू शो दैट द कैटलिस्ट इज बीइंग रीजेनरेटेड, ठीक है। कैटलिस्ट की पहचान क्या होती है, होमोजेनस कैटलिस्ट की पहचान ये होती है कि वो रीजेनरेट हो जाता है, वो वापस से आ जाता है, ठीक है। अगर यूज अप हुआ इक्वेशन में, उसने रिएक्शन किया जो भी किया, लेकिन वो रीजेनरेट होता है, फिर दोबारा से बन जाता है, ठीक है। सो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीजेनरेट NO2, और बड़ा ही आसान है, NO फ्री रेडिकल को आप हाफ O2 के साथ रिएक्ट कर दो and that will form your NO2 free radical and these two steps are interchangeable, आप पहले ये लिख दो या बाद में ये लिख दो या पहले ये लिख दो बाद में लिख दो, इट्स कंप्लीटली ओके, बट आई फील लाइक इस तरह से याद करना ज्यादा आसान है। SO2 को SO3 में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय रिएक्टिंग इट विद समथिंग दैट हैज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू गिव, तो NO2 के साथ रिएक्ट कर दिया तो SO3 बन गया, NO बन गया, NO को वापस NO2 में कन्वर्ट करना तो हाफ O2 के साथ रिएक्ट कर दो, तो ये आपका बन गया ये चीज। अब मैं आपसे पूछूं इसमें से NO फ्री, इसमें से NO कैटलिस्ट है या NO2 कैटलिस्ट है, तो इसमें कैटलिस्ट दोनों है, बोथ ऑफ देम आर बीइंग आर कैटलिस्ट्स, व्हाई, बिकॉज ये यहां पे यूज अप हुआ, यहां पे रीजेनरेट हो गया, ये यहां पे यूज अप हुआ, यहां पे रीजेनरेट हो गया, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग रीजेनरेटेड, दीज आर बोथ इंटरचेंजेबल स्टेप्स, ठीक है। सो कैटलिस्ट की पहचान किया है, NO एंड NO2 are both catalysts as they are being regenerated, ठीक हो गया। any problems with this example, any issues over here, okay। now this one is particularly hard, ठीक है, and you will have to memorize this। so catalysis of reaction by Fe2 plus slash Fe3 plus, एंड इसमें आपकी थोड़ी मेमोराइजिंग पावर ज्यादा लगेगी क्योंकि ये तो आसान था, ये लॉजिक के थ्रू भी डिड्यूस किया जा सकता है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इट कांट बी रियली बी डिड्यूस्ड थ्रू लॉजिक, ठीक है जी। दोनों में ख्याल क्या रहे, SO2 SO3 NOx ऑल आर इन गैस फेज, तो ये क्या है, ये इसमें NO एंड NO2 आर बोथ होमोजेनस कैटलिस्ट्स, ठीक है जी। सेम विद थायोसल्फेट रिएक्शन, थायोसल्फेट रिएक्शन पता है क्यों करते हैं हम, डू यू नो व्हाई डू यू डू दिस थायोसल्फेट रिएक्शन, सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है इसका। सो थायोसल्फेट रिएक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, के वो क्या थी, ठीक है। अच्छा अब ये रिएक्शन क्या होता है, अगर आप नॉर्मली करना चाहोगे इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन ऐसा होता है, सो इट्स 2I माइनस प्लस S2O8 2 माइनस, ना ये इक्वेशन बहुत वाहियात सी है, hopefully I have not seen questions where you've had to write this equation down, ठीक है। I have not seen questions up till now, I think मैंने AS में शायद एक दफा देखा था एक उसका क्वेश्चन, या मुझे गलत याद पड़ रहा है, but I don't know, there are okay many, okay जी, तो इसका मतलब है आप सब लोगों को ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। अच्छा so 2I minus plus S2O8 2 minus is becoming I2 aqueous plus 2SO4 2 minus, ठीक है। दिस इज दी सोडियम थायोसल्फेट वाला जो रिएक्शन है आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, ये वो रिएक्शन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देयर इज वन प्रॉब्लम फॉर दिस एंड दैट इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। वो प्रॉब्लम क्या है, इफ यू लुक एट बोथ ऑफ दी स्पीशीज, इन दोनों स्पीशीज का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव स्पीशीज हमें पता है क्या होती है, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर।
So therefore the rate of reaction is very slow in this reaction, अगर आप सीधा सीधा direct करना चाहो. So I'm writing this over here, rate of reaction is very slow as I minus and S2O8 2 minus are both negative and repel each other. So therefore we want to be providing an alternate pathway mechanism, and वो pathway mechanism कहाँ से आता है? That comes through Fe2 plus and Fe3 plus aqueous ions, and इसमें once again these are homogeneous. ठीक है, these both are aqueous. मैंने सिर्फ उसकी लिखी है, मुझे बाकियों की भी स्टेट लिखनी चाहिए थी. Why have I not written बाकियों की स्टेट? So this is also aqueous, this is also aqueous, and that is also aqueous. So all of them are aqueous, ठीक है जी. और Fe2 plus Fe3 plus B, they will also be aqueous ions. So हम इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? This is also known as a homogeneous catalysis. आपके कोर्स में ये दो homogeneous catalysis की examples आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी. अच्छा, अब ये reaction कैसे होता है? This reaction happens this way कि S2O8 2 minus reacts with Fe2 plus and you form 2SO4 2 minus and एक second plus 2 Fe3 plus aqueous, ठीक है, aqueous, aqueous and then aqueous. And then step 2 is, step 2 जो होता है वो आपका ये होता है कि ये जो Fe3 plus बने हैं, they are going to react with your I minus and they are going to form I2 aqueous and 2 Fe2 plus. Fe2 plus के साथ भी 2 है, हाँ इधर भी होना चाहिए. So S2O8 2 minus 2 Fe2 plus 2 SO4 2 minus 2 Fe3 plus 2 Fe3 plus 2 I minus 2 I minus, ठीक है, I2 2 Fe2 plus 2 Fe2 plus, ठीक है. So this is the catalysis that your Fe2 plus and Fe3 plus ions are doing, ठीक है. Now I believe कि ये दो steps भी interchangeable है, ठीक है, because you can write any one ऊपर और दूसरा वाला नीचे ऊपर कर सकते हो, because that does not create any errors. You don't have to react with this पहले to create that or so on so forth. So these two we must be also be interchangeable. ये भी interchangeable है, आप दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो. Sadly enough, I don't see any clear cut way to make it reducible logically. ठीक है, you will have to learn this equation. ठीक है, मैं भी आज ये equation याद कर लूंगा आज की क्लास के बाद, because I did not know that, so I will learn this equation. ठीक है, and we will learn this equation, हमें याद रखनी है. And बस इसमें से ये है कि you are converting this into this using Fe2 plus, ठीक है, and then this into this using Fe3 plus, ठीक है. And we can see that this and this over here will cancel out, this and this over here will cancel out. तो ये कैटलिस्ट से एक तो तरीका ये है देखने का, दूसरा तरीका क्या है, अगर ये यहाँ पे यूज अप हुआ है तो यहाँ पे रीजनरेट हो गया, अगर ये यहाँ पे यूज अप हुआ है तो यहाँ पे रीजनरेट हो गया. सो सेम एज अबव, बोथ Fe2 plus and Fe3 plus are catalysts in this case. They both are homogeneous catalysts because they are being regenerated. So this is Fe2 plus and Fe3 plus, ठीक है. आई एम प्रिज्यूमिंग इसको याद करना शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. खैर बहरहाल, सो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर योर होमोजेनस कैटलिस्ट यूजिंग Fe2 plus and Fe3 plus ions, ठीक है. लेट्स डू सम एग्जांपल्स फॉर क्लियरिंग आउट रिडॉक्स बैलेंसिंग, ठीक है. अच्छा, नाउ नहीं, आई हैव टू कवर दिस. आई ट्राई टू नॉट मेक इट बोरिंग, I'll try to teach you something अब, ठीक है, जो एक मेथड के ऊपर बेस्ड है, and this is going to make easier for you redox balancing, ठीक है. redox balancing करते हुए क्या होता है कि you get this वाहियात सी इक्वेशन अपने सामने and आप डर जाते हो and you're like कि ये क्या है, इसको मैं कैसे बैलेंस करूं,
ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग दैट यू कैन जस्ट डू आराम से 1 2 3 4 डाल के आराम से जो हम कर लेते हैं वैसे, तो ये वैसे नहीं हो सकती, इसको आपको रीडॉक्स के थ्रू ही बैलेंसिंग करनी है, आपको इसको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू ही बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका स्टेप इसमें क्या होना चाहिए कि यू आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। तो हम पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इफ यू लुक एट Fe, दैट इज Fe2 प्लस, यहां पे Fe3 प्लस हो गया, सो वी कैन सी दैट Fe2 प्लस इज अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो लिख लेते हैं पहले तो। सो Fe2 प्लस is undergoing a change in oxidation state and is becoming Fe3 plus। ठीक है, अच्छा, कैन एनीवन टेल मी Fe2 प्लस को अगर Fe3 प्लस में बनना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे टू बिकम इनटू दैट? विल इट हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और विल इट हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड कितने करने पड़ेंगे? विल हैव टू Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस जा रहे हैं, जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, राइट? सो टू गो फ्रॉम 2 प्लस टू 3 प्लस यू विल हैव टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, E माइनस E। ठीक है, सो दिस इज वन हाफ इक्वेशन। ठीक है, दिस माइट नॉट बी कंप्लीट, दिस माइट बी रॉन्ग, इसमें सारी चीजें नहीं आ रही, हाइड्रोजन नहीं आ रहा, H2O नहीं आ रहा, उसकी आपने टेंशन की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द हाइड्रोजन, द H2O फलाना ढिमका, हमारे से कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ ये देखा करेंगे कि कौन सी चीज किस चीज में कन्वर्ट कर रही है, एंड वील बस उसकी एक हाफ इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, इसी तरह इफ यू लुक एट MnO4 माइनस एंड Mn2 प्लस, इधर तो हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहां पे निकाल सकते हैं। सो हाउ डिड वी डू दैट? इसको हम लेते थे X, ऑक्सीजन का हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स? -2, so you will take -2 over here, और हमें पता है ओवरऑल चार्ज क्या है, that is a minus, so we know X plus 4 into -2 because there is 4 oxygens, that will equals to a -1, और X हमारी वैल्यू क्या आ रही है, that should come out to be a +7। ठीक है, so we are getting that over here manganese is actually a +7, और उधर जाते हुए वो 2 प्लस में गया है, तो वो +7 से उठ के +2 में गया है। So let's write this down as well. So this is MnO4 minus. It was a 7 plus thing and it became into a क्या चीज 2 plus thing। ठीक है, it became into an Mn2 plus। And I know सर आप ऑक्सीजन बैलेंस नहीं कर रहे, सर आपने हाइड्रोजन नहीं डाला, जरूरत नहीं है डालने की। अभी जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें जरूरत नहीं है ना ऑक्सीजन को देखने की ना हाइड्रोजन की देखने की, until unless it is very very necessary for you to see that। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे कोई और चीज है नहीं, ऑक्सीजन के अंदर कोई चीज, सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करूंगा। मेरा मेन मकसद जो है वो मैंगनीज को देखना है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने 7 प्लस कर लिया, 2 प्लस हो गया। मैंगनीज को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने पड़ेंगे टू बिकम दिस 2 प्लस? तो मैंगनीज क्योंकि 7 प्लस है, 7 प्लस को कम करके 2 प्लस में बनाना है, सो इट विल हैव टू गेन अ 5 इलेक्ट्रॉन्स पर हियर। इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू आर गोइंग टू मेक दी इलेक्ट्रॉन्स सेम। आपको इलेक्ट्रॉन सेम करने पड़ेंगे, तो कैसे कर सकते हैं हम सेम? इधर तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाए। नाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, यू आर गोइंग टू राइट 5Fe2 प्लस। ठीक है, ये 5Fe2 प्लस हो गया, ये चीज है MnO4 माइनस प्लस 5E माइनस, देन एरो आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू Fe3 प्लस, सो 5Fe3 प्लस, 5 इंटू E माइनस, दिस विल बिकम 5E माइनस, एंड दिस इज जस्ट Mn2 प्लस, तो मैंने ये लिख लिया। एंड देन वी कैन सी 5E माइनस कैंसिल, तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन आ रही है दैट इज 5Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस इक्वल्स टू 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, मुझे पता है हमने हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करे, हमने H2O बैलेंस नहीं करा, हमने ये ढूंढ लिया, तो अब बाकी सारी चीजें बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट पुट दिस इन। मुझे पता है कि यहां पे मुझे 5 डालना है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे यहां पे भी 5 डालना है, और MnO4 जो था वो 1 था और Mn2 प्लस भी 1 था। ठीक है, सो दिस इज 1 and 1। अब आप देखते हुए बैलेंस कर लोगे, राइट? सो देयर इज 4 ऑक्सीजन्स ओवर हियर, सो दैट मींस आई आल्सो नीड 4 ऑक्सीजन्स ओवर हियर, तो यहां पे हम 4 डाल देंगे। 4 2 8 हाइड्रोजन्स हो गए, तो मुझे यहां पे 8 हाइड्रोजन्स चाहिए होंगे। सो आई हैव बैलेंस्ड दिस
easily now. So the steps are identify what is reducing, what is oxidizing. वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उनकी हाफ इक्वेशन लिख लो, और चीजें जो है उसमें उसकी फिक्र करनी जरूरत नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट वरी अबाउट उसमें और जो चीजें हैं कैसी हैं, क्या है क्या नहीं. डोंट वरी अबाउट दैट अंटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. ठीक है, वो एब्सोल्युटली नेसेसरी वाली केस भी मैं आपको करवाऊंगा. आपने कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉन सेम किए, दोनों को कंबाइन किया, जो जो चीजें आ गई हैं उनको ऊपर इक्वेशन में लिख लो, बाकी सारी चीजें बड़ी आराम से फिर बैलेंस हो जाएंगी, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया ये? लेट्स डू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. In aqueous solution, the acid HIO disproportionates according to the following equation, where M, N, P, and Q are simple whole numbers in their lowest ratios. This equation can be balanced using oxidation numbers. What are the values for N and P? ठीक है, तो once again you're going to identify what is being oxidized, what is being reduced. ठीक है, तो वो कर लेते हैं. अच्छा, ऑक्सीजन we know is -2, हाइड्रोजन we know is +1. तो आयोडीन क्या होगा? -2 + 1 प्लस -1. तो आयोडीन हैज टू बी +1 ताकि 0 हो जाए फिर. राइट, ये सबको समझना है. आयोडीन मैंने +1 कर दिया, या मैं पूरी वर्किंग करूं इधर. -2 + 1, इसको x बोल लो. सो +1 + x - 2 शुड बी इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू +1. ठीक है, सो दिस इज आयोडीन हमने निकाल लिया +1. अच्छा जी, I2, अगर सिर्फ I2 लिखा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? What's going to be the oxidation state of just I2? Yes, elements have oxidation states as 0. So I2 is going to have an oxidation state of 0. Then let's look at HiO3. This is -2. This is +1. So you can do once again. X + 1 + 3 into -2 equals to 0. और X क्या आ रहा है? 5, I believe. +5. ठीक है, so we know that over here you went from that. So now अब एक ही चीज की -5 आ रहा है. 3 × 2 = -6 + 6 - 1 +5 आएगा. भाई क्या हो गया? अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, अब एक ही चीज है और वो रिड्यूस भी कर रही है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी कर रही है, तो हम लिख लेते हैं उसकी इक्वेशंस. ठीक है, सो HiO is becoming into I2. ठीक है, अच्छा, HiO में क्या है आपके पास? +1 है. I2 में क्या है आपके पास? 0 है. अब इधर आपको आयोडीन को बैलेंस करना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आप आयोडीन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपकी इक्वेशन फ्लॉप है. राइट, वेयर एज इन दैट केस, देखो मैंने ऑक्सीजन क्यों नहीं बैलेंस करे? क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था उसका. ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं, मैं किस चीज से बैलेंस करूं? बट ओवर हियर व्हेन यू हैव एन इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई चीज है, राइट हैंड साइड में भी कोई चीज है, देन यू हैव टू ऑब्वियसली गो ऑन एंड बैलेंस देम एज वेल. ये नहीं हो सकता कि आप आयोडीन बोले बस आए और वो I2 लिख दे, इक्वेशन रॉन्ग कर दे. नहीं, इधर because there was no such thing as an oxygen over here, so I did not bother with the oxygens. It was perfectly okay. Idhar, because there is an iodine on the left hand side and there is an iodine on the right hand side, and I am particularly concerned about the iodine ही, तो मैं iodine की वजह से बैलेंसिंग भी करूंगा. अगर यहाँ पे I2 है, so I also need to make this as I2. So I need to do 2HiO. ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आयोडीन वाज इन +1 स्टेट, यहां पे आयोडीन वाज इन 0 वाली स्टेट. ठीक है, और ये दो आयोडीन है ऐसे. Why not half I2? It's going to make it confusing. I don't want to do that. ठीक है, मुश्किल हो जाएगा ना, हाफ इलेक्ट्रॉन लोगे फिर मल्टीप्लाई उसमें. आई एम जस्ट मेकिंग इट इजियर फॉर अस, वी डीलिंग इन होल नंबर्स. ठीक है, अच्छा, आयोडीन को +1 से 0 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? हाउ इज इट गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? क्या होगा उसके साथ? It shall gain 1 electron. ठीक है, so on the left hand side of the equation you're going to write that it is gaining an electron. ठीक है, बट इस चीज का ख्याल रखे रहे, ये दो आयोडीन है, तो अब हम एक आयोडीन की बात नहीं कर रहे, हम कितने आयोडीन की बात कर रहे हैं? हम दो आयोडीन की बात करें, तो दो आयोडीन को आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ताकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पर पहुंच जाए. एनी प्रॉब्लम्स विद द फर्स्ट इक्वेशन? ओके, अंडरस्टूड. अब आ जाओ दूसरी वाली बैलेंसिंग पे. So let's balance that as well. HiO is also becoming HiO3. So let's write that down as well. HiO is also becoming HiO3. And over here, this was in +1 and this was in +5. अब देखो आयोडीन एक एक ही है, तो I don't need to be concerned. अब यहाँ पे I am not concerned about the oxygens और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है, we're not concerned about that. हम अब इसको ऐसे ही कर लेंगे. Let's do it ऐसे ही.
अच्छा, ऐसे ही करेंगे तो कैसे होगा? +1 से +5 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? You will have to lose 4 electrons. So basically on this side you will have to lose 4 electrons. ठीक है? अच्छा, फिर अब आपने इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं करें, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास। ये हो गया। उन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा है? n:p का रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ n:p? n इज विद आयोडीन, सो वी नो कि आयोडीन के साथ 2 है, सो वी नो दिस इज 2। एंड P क्या है? P is with HiO3, that is 1. So therefore the answer to this is going to be B. ठीक है? Balance the equation for this reaction. And अब देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है by using oxidation numbers. ठीक है? अब दो तरीके हैं ये रियलाइज करने का कि ऑक्सीडेशन नंबर से कब बैलेंस करना है। वन ऑफ द तरीका इज ख्वारी करो, नॉर्मल बैलेंसिंग करने की कोशिश करो, काफी जल्दी पता चल जाएगा कि नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि जब ऐसी इक्वेशंस हो जिसमें आपको पता है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मालूम है, यानी MnO4 माइनस इस्तेमाल हुआ है, K2Cr2O7 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, या कोई भी लाइक व्हेन यू यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्पेसिफिकली, तो उस केस में यूजुअली आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स के थ्रू ही बैलेंस करना पड़ेगा। एंड इसको हम बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर्स के थ्रू ही करेंगे। द वर्किंग इज गोइंग टू बी द सेम। Once again we're going to do everything similar. अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूं। अब देख लेते हैं। हमने वर्कआउट किया था MnO4 माइनस में, दिस इज -2 एंड दिस इज +7। ठीक है, हमने अभी जो है वो थोड़ी देर पहले ही वर्कआउट किया। आई एम जस्ट ब्रेकिंग अप दैट अप। दैट्स +7, मैंगनीज इज गोइंग टू अ +2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो हाइड्रोजन नहीं है जो चेंज कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी चीज स्टेट चेंज कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? दैट्स मोस्ट प्रोबब्ली दिस कार्बन ओवर हियर। तो वो देखते हैं, ये -2 होगा, ये +1 होगा, कार्बन का हमें निकालना है, सो निकाल लेते हैं। दैट इज 2 times x, then 2 into -2, so +2 -2, then this is 2, sorry, this is +1, so this is +1 and that equals to 0. ठीक है, what did I do? x 2 into -2, ये एक ही है तो +1, और इस पूरे में बाहर 2 लिखा हुआ है तो मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू वर्क आउट टू व्हाट, दैट उधर 2 उधर डिवाइड कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 + 1 -3। आई बिलीव दिस इज वर्किंग आउट टू बी अ +3। कैन एनीवन कंफर्म? ए आ रहा है? सिर्फ मोहम्मद मुर्तजा कंफर्म कर रहे हैं। मेरा खुद का भी दिमाग घूम रहा है भाई अब तो। यस, ओके, +3। अच्छा जी, ओके, सही है। ओके ना, और दूसरा जो है वो CO2 होगा, तो CO2 में भी वर्कआउट कर लेते हैं। सो दिस इज -2 into 2 -4, -4 अगर ये है तो उसको +4 होना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स राइट बोथ ऑफ दीज इक्वेशन सेपरेटली। वी नो दैट एन MnO4 क्या है? माइनस is going to an Mn2 plus, and we know MnO4 माइनस में क्या है? ये 7 प्लस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा टू बिकम Mn2 प्लस? So it shall gain 5 electrons to become Mn2 plus। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं इस पे, CO2H2 is becoming CO2, let's do that। तो CO2H2 is becoming CO2, and ये क्या है? +3 है और इधर +4 है, सो दिस इज a +3 and this is a +4। ठीक है, अब वंस अगेन कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो देयरफॉर वी कैन सी दैट देयर इज 2 CO2s। सो बेसिकली इसके साथ आगे क्या लगाना पड़ेगा हमें? विल हैव टू 2 CO2s हैं, तो मुझे इधर इसको बैलेंस करना पड़ेगा 2 CO2 करके। ठीक है जी, एंड हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? दफा करो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द हाइड्रोजन्स, हमारा कोई कंसर्न नहीं है उनके साथ। ठीक है, एंड टू टेक इट फ्रॉम अ +3 टू अ +4 यू विल हैव टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो आपको गेन कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? yes, you will lose 2 electrons because you're going from a +3 to a +4, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, so
इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं आपको, ठीक है। 2 कार्बन थे तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? अब आ जाओ इस पे। नाउ लेट्स मेक द इलेक्ट्रॉन नंबर सेम। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, right? So that both of them become 10 electrons. So let's write this down. So this is going to become 2MnO4 minus plus 10E minus. This will become plus 5CO2H2 equivalent to 2Mn2 plus. Then this is 5 2s are 10 CO2 and then 5 2s are 10 E minus. And then we can see 10 E minus cancel और मुझे अपनी बैलेंसिंग मिल गई 2MnO4 minus 2Mn2 plus। तो आप सबसे पहले तो ये डाल लें यहाँ पे 2MnO4 2 minus and this is this, ठीक है, and 5 this and 10 that, so this is 5 and this is 10 or now it should be pretty easy to balance out the hydrogens and the oxygens, ठीक है। मैं बैलेंस पहले oxygens कर रहा हूँ, so there is 2 oxygens, 2 2s are 4, 4 5s are 20, so there is 20 oxygens. Okay, there is actually a lot more oxygen than 20. So 2 2s are 4, then 4 5s are 20 oxygens. यहाँ पे कितने oxygen है? 20 oxygens है, ठीक है। और यहाँ पे 2 4s are 8, so there is 8 oxygens over here. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन टोटल? देयर आर 28 ऑक्सीजन्स टोटल। मुझे राइट हैंड साइड में भी 28 ऑक्सीजन करने। सो 10 2s are 20, 20 ऑक्सीजन तो इधर हैं, बाकी इधर कितने करने पड़ेंगे? मुझे 8 करने पड़ेंगे। 80 लिख दिया, 80 नहीं लिखा, 8 ऑक्सीजन है बाबा, 8O, ठीक है। अच्छा, तो ये कर दिया, 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 2s are 16 हाइड्रोजन्स, 16 हाइड्रोजन्स में से 5 2s are 10 इधर है, सो बाकी कितने रह गए? 6 हाइड्रोजन रह गए, सो आई एम गोइंग टू पुट 6 ओवर हियर। सही है।